प्यारे बच्चों, एलजीआर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि बायोलॉजी के अंदर जो है अभी हम लोग हमारा पर्यावरण जो चैप्टर है यह चैप्टर कंप्लीट किए हैं। यानी कि इस चैप्टर के सारे जो कंसेप्ट है उसको हम लोगों ने टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ाई कर लिया है। तो आज जो है इस चैप्टर से रिलेटेड सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास होगा, आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं और चीज़ों को सीखने समझने की कोशिश करते हैं। जितने बच्चे अगर अभी तक एलजीआर स्टडी ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें आपको ये सारा का सारा जो सुविधा है बिल्कुल फ्री में आपको हमारे ऐप पर मिल जाएगा, जो कि आपके एग्ज़ाम के तैयारी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। हमारा आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कि आज के क्लास के सारे क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी से रिलेटेड है। फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर हल्का हम कलर चेंज कर लेते हैं। क्वेश्चन है कि क्या कारण है कि कुछ पदार्थ जैव निम्नीकरणीय होते हैं और कुछ अजैव निम्नीकरणीय होते हैं। जैव निम्नीकरणीय पदार्थ क्या है और अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ क्या है, इसका पूरा अच्छा तरीका से हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। आप जानते हैं कि जो पदार्थ, जो कचरा, जो अपशिष्ट सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटित कर दिया जाता है उसे जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहते हैं। और जो पदार्थ, जैसे अगर इसमें उदाहरण के बारे में बात किया जाए तो इसमें आप बोल सकते हैं कि सड़ने गलने वाले जो पदार्थ जितने भी हैं, फलों के छिलके, चावल, रोटी या फिर सड़ने गलने वाले सारे पदार्थ। और अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ किसे कहते हैं, तो आप लोगों को हमने पढ़ाया है कि वह पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटित नहीं हो पाते हैं उसे अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहते हैं। जैसे कि पॉलीथीन है, प्लास्टिक है, धातु के टुकड़े जैसे कि आप कह सकते हैं लोहा, तांबा या फिर एल्युमिनियम, किसी भी चीज़ के जो धातु के टुकड़े वो सब अजैव निम्नीकरणीय है। तो इसका कारण क्या है, इसका क्या कारण है कि कुछ जैव निम्नीकरणीय है और कुछ जैव निम्नीकरणीय नहीं है। तो इसका कारण आप लोग एग्जाम में डिटेल में लिखिएगा कि पदार्थों की निम्नीकरण के लिए विशिष्ट एंजाइमों की आवश्यकता होती है। पदार्थ को सड़ाने गलाने के लिए विशेष प्रकार के एंजाइम का क्या होता है, ज़रूरत होता है। और एक एंजाइम बहुत से पदार्थों का निम्नीकरण जो है नहीं कर सकता है। अब ऐसा सोचिएगा कि एक ही एंजाइम से सब पदार्थ गल जाए, ये संभव नहीं है। विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव जो है, जैसे कि बात किया जाए तो जीवाणु हुए और आपके जो कवक हुए, ये तरह तरह के एंजाइम जो है निकालते हैं, स्रावित करते हैं यानी कि छोड़ते हैं। परंतु अलग अलग प्रकार के पदार्थों के निम्नीकरण के लिए आपको पता होना चाहिए कि अलग अलग प्रकार की जो है एंजाइम की आवश्यकता होती है। एंजाइम जिस प्रकार के पदार्थ को गलाना होगा उस प्रकार के लिए अलग अलग प्रकार के जो एंजाइम की ज़रूरत होती है। कुछ ऐसे पदार्थ हैं, जैसे कि बात किया जाए प्लास्टिक, धातु के टुकड़े, इसके बाद आप पॉलीथीन, ये सब जिनका निम्नीकरण जो है सूक्ष्म जीव नहीं कर पाते हैं, यानी कि इसको सूक्ष्म जीव गला नहीं पाते हैं। यही कारण है कि कुछ पदार्थ तो जैव निम्नीकरणीय होते हैं जबकि कुछ पदार्थ जो है अजैव निम्नीकरणीय होते हैं। तो ये आप बेहतरीन तरीका से आंसर लिख के आएंगे, एक भी आपको दिक्कत नहीं देखने को मिलेगा। अगला हमारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि ऐसे दो तरीके सुझाइए, यानी कि ऐसा दो तरीका बताइए जिनमें जैव निम्नीकरणीय पदार्थ पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। ऐसा दो चीज़ आपको बताना है, दो कारण बताना है जहाँ पर जैव निम्नीकरणीय पदार्थ यानी कि जो सड़ गल जाने वाला पदार्थ है वो हमारे पर्यावरण को प्रभावित कर रहा है, यानी कि हानि पहुँचा रहा है। तो वो कौन कौन सी चीज़ है। पहला तो है कि जैव निम्नीकरणीय पदार्थ जो है अपघटित होते समय दुर्गंध एवं हानिकारक गैसें जो है मुक्त करती हैं। ये दुर्गंध देता है और हानिकारक गैसें मुक्त करती हैं। इसका सीधा मतलब है कि यह जो है जहरीला गैस या फिर बीमारी फैलाने वाला गैस यहाँ से निकलता है। आप ही देखते हैं कि कोई चीज़ सड़ता गलता है तो वहाँ से कितना दुर्गंध और हानिकारक गैस निकलता है, जिससे जो है सामुदायिक स्वास्थ्य यानी कि हमारे समाज का स्वास्थ्य जो है उस पर बुरा प्रभाव पड़ता है। एक तो समस्या यह डालता है। दूसरा ये इसका समस्या क्या है कि जैव निम्नीकरणीय पदार्थ के साथ
बीमारियों के सूक्ष्म जीव पलते हैं, बिल्कुल सही। अगर मान लीजिए आपने यहाँ पर चावल फेंक दिया तो इसमें बीमारी के सूक्ष्म जीव छोटे छोटे जो कीड़े हैं, पिल्लू वगैरह जिसको आप कह लीजिए, वो इसमें क्या होते हैं, पलते हैं। और वो कीड़े आपके घरों तक पहुंच जाते हैं, आपके कई बार जो है आपके कपड़े भोजन से ये जो है चिपक जाते हैं या फिर आपको हानि पहुंचाते हैं, जो बीमारियां फैलाते हैं तथा अन्य स्रोतों को भी प्रदूषित और संक्रमित कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर भात से निकल के, चावल से निकल के ये मान लीजिए कि नदी में चला गया तो नदी को भी गंदा कर दिया। तो ये दो महत्वपूर्ण जो है ना समस्या डालती हैं जैव निम्नीकरणीय पदार्थ, यानी कि गल पच जाने वाले पदार्थ। अगला है कि ऐसे दो तरीके बताइए जिसमें जो है अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ जो है पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। यानी कि अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ, आप बोलेंगे कि सर अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ जो है प्लास्टिक हो गया, पॉलीथीन हो गया, इसके बाद जो है धातु के टुकड़े हो गए, जैसे लोहा का टुकड़ा, ये आप सोना का टुकड़ा तो कोई फेंकता नहीं है, एल्युमिनियम या फिर तांबा का टुकड़ा जो है फेंका होता है कहीं पर, तो वो तो सड़ता गलता नहीं है, तो वो तो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है, वो भी हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं। कौन कौन सा क्षति पहुंचाते हैं वो दो देखिए। पहला, अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ अपने निम्नीकरणीय स्वभाव के कारण निष्पादन, कौन चीज़, तो निष्पादन की समस्या जो है उत्पन्न करते हैं। निष्पादन की समस्या का सीधा सीधा मतलब है कि भाई जो पदार्थ सरगल जाते हैं तो सरगल जाते हैं, लेकिन जो नहीं सरता गलता है उसको मतलब आपको पता होना चाहिए कि उसका कैसे निपटारा किया जाए, उसको कैसे ख़त्म किया जाए, इसमें बहुत ज़्यादा समस्या होती है और ये परिदृश्य को गंदा कर देते हैं। पॉलीथीन जो है, प्लास्टिक के टुकड़े जो है, ये गलते नहीं हैं, बरसों बरस तक वहाँ के वहाँ पड़े ही रहते हैं और ये हमारे परिदृश्य को, यानी कि वहाँ के जो वातावरण है, सीन है, उसको गंदा करता है, देखने में अच्छा नहीं लगता है। दूसरा क्या है कि इन पदार्थों से प्रायः अत्यंत हानिकारक गैसीय प्रदूषक निकलते हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि यहाँ से भी हानिकारक गैस निकलते हैं जो स्वास्थ्य के लिए अत्यंत ही क्या है, खतरनाक है। तो ये दो समस्या आप लिख दीजिएगा। अगला 4 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है उसको समझने की कोशिश करेंगे। 1 मिनट वेट कीजिएगा, 1 मिनट वेट कीजिएगा आप लोग। चलिए कंटिन्यू करते हैं और आगे की चीज़ों को समझते हैं। अगला हमारा काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, समझने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन है कि पोषी स्तर क्या है, ठीक, ये आपको बताना है। और एक आहार श्रृंखला का उदाहरण दीजिए, ये भी बोला जा रहा है, तथा इनमें विभिन्न पोषी स्तर को बताइए, यह भी आपको बोला जा रहा है। तो समझिए पोषी स्तर क्या है। सबसे पहले आप जानते हैं आहार श्रृंखला, ठीक है, आहार श्रृंखला के चरणों को जो है पोषी स्तर कहते हैं। आहार श्रृंखला के जो स्टेप होते हैं उसको क्या कहते हैं, पोषी स्तर कहते हैं। और इन अलग अलग चरणों पर स्थित जीवों के पोषण की प्रकृति जो है अलग अलग होती है, यानी कि भिन्न भिन्न होती है। और इसके लिए जो है निम्नांकित आहार श्रृंखला को उदाहरण के रूप में हम पेश कर रहे हैं, उसको समझने की कोशिश करिएगा क्या है। अब उदाहरण भी बोला गया था कि दिखाइए, तो देखो उदाहरण, यह जो है आहार श्रृंखला का एक उदाहरण है। इसमें क्या देख रहे हैं कि घास है, घास उत्पादक होते हैं और घास को खाएगा प्यारे बच्चों टिड्डा। टिड्डा जो कीड़ा है एक प्रकार का कीट पतंग, उसको खाएगा भाई साहब मेढक, मेढक को सांप खा जाएगा और सांप को बाज खा जाएगा। इसमें अगर समझने की कोशिश करें तो पोषी स्तर है 1 2 3 4 पोषी स्तर हैं और एक तो आपके उत्पादक हो गए। तो ये सभी, ये घास कहलाएंगे उत्पादक और ये कहलाएंगे उपभोक्ता। क्या कहलाएंगे, उपभोक्ता। इस तरह से आप इस तरह के क्वेश्चन का आराम से आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट है कि पारितंत्र में अपमार्जकों की क्या भूमिका है। प्यारे बच्चों हमने आपको बताया था कि अपमार्जक जो है, यानी कि कवक और शैवाल जो है और भी छोटे छोटे सूक्ष्म जीव जो है वो पर्यावरण में उपस्थित रहते हैं और वो करते क्या हैं, जो मृत शरीर है या फिर जैव निम्नीकरणीय कचरा है उसको सरा गला करके मिट्टी में बदलने का काम करता है। तो इसका मतलब भाई साहब वो तो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर अपमार्जक नहीं होगा
तो सारे के सारे पदार्थ जो है वो मिट्टी में परिवर्तित नहीं हो पाएगा, जो जैव निम्नीकरणीय कचरा है वो, और बहुत पूरा जो है पृथ्वी पर कचरा का ढेर सा लग जाएगा और पूरा जो है ना दुर्गंध फैल जाएगा, ये सब समस्या हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है अपमार्जक। क्या लिखिएगा एग्जाम में? लिखिएगा कि अपमार्जक पर्यावरण में पदार्थों के चक्रण में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पदार्थों के चक्रण का क्या मतलब है? आप सभी जानते हैं कि सब कुछ मिट्टी से ही बना है। जैसे कि चावल का बात करें तो चावल भी मिट्टी में ही उसका खेती हुआ, वहाँ से चावल बना, उसका भात बनाते हैं आप। अब कोई भात फेंक दिया तो फिर उसको सूक्ष्म जीव ही क्या करते हैं? सड़ा गला करके फिर मिट्टी में मिला देते हैं। तो चक्रण हुआ कि नहीं हुआ, ये भूमिका निभाते हैं अपमार्जक। यदि अपमार्जक न हो तो पृथ्वी की सतह पर कचरों का ढेर लग जाएगा। बिल्कुल सही। अब मान लीजिए कि सूक्ष्म जीव है तो चावल को सड़ा गला करके रोटी को जो छिलके हैं या फिर कोई सब्जी वगैरह जो फेंक देता है या कोई फल फेंक देता है उसको सड़ा गला के वो अपमार्जक क्या करते हैं? सूक्ष्म जीव जो है मिट्टी में मिला देते हैं। अगर ये सूक्ष्म जीव ही ना हो, अपमार्जक ही ना हो, तब तो भाई साहब कचरा का ढेर लग जाएगा तथा पर्यावरण का प्राकृतिक संतुलन जो है अस्थायी रूप से समाप्त हो जाएगा, यानी कि जो पर्यावरण का संतुलन है वो खत्म हो जाएगा। अतः पारितंत्र में अपमार्जकों की महत्वपूर्ण क्या है? भूमिका है। यह आप समझने की क्या करें? कोशिश करें। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन के लिए। इसको लगा लीजिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आपको पता होना चाहिए। इससे रिलेटेड 2 मार्क वाले, 1 मार्क वाले या 5 मार्क वाले क्वेश्चन प्रत्येक साल आता है। क्या है? ओजोन क्या है और यह किसी पारितंत्र को किस प्रकार प्रभावित करता है, ये बताना है। अगर आपने मेरा थ्योरी का क्लास किया होगा तो आपको इसका आंसर डायरेक्ट याद होगा, क्योंकि हम जब थ्योरी का क्लास करवा देते हैं तो एक भी सब्जेक्टिव नहीं बचेगा और एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं बचता है। ठीक है, तो आप सबसे पहले ओजोन समझे होंगे, फिर उसके गुण, उसके प्रभाव, उसके फायदे, उसके घाटे सब पढ़े होंगे। तो यहाँ पर क्या लिखिएगा? लिखिएगा कि ओजोन जिसका रासायनिक सूत्र O3 होता है, ये ओजोन के अणु जो है वो ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से बने होते हैं। बिल्कुल ठीक। देखिए ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? 3 परमाणु है इसके रासायनिक सूत्र में। ओजोन एक घातक विष है। ये विष तो है लेकिन हम तो इससे बहुत दूर है, इसीलिए हमें ये प्रभावित नहीं करता है। और यह वायुमंडल के ऊपरी सतह में पाया जाता है। अगर बात किया जाए तो ओजोन मंडल में यह पाया जाता है और यह सूर्य से आने वाले जो है पराबैंगनी किरण से पृथ्वी को जो है सुरक्षा प्रदान करती है। पराबैंगनी किरण अगर पृथ्वी पर आ जाएगी तो हमें हो जाएगा त्वचा का कैंसर। देख सकते हैं कि यह पराबैंगनी किरण जिसको सूर्य से आती है और उसको ओजोन परत जो है रोक लेती है, पराबैंगनी किरण जो है जीवों के लिए अत्यंत जो है हानिकारक है। यह मानव में त्वचा कैंसर जो है उत्पन्न करती है। और ओजोन वायुमंडल में 15 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक जो है पाया जाता है। अतः ओजोन हमारे पारितंत्र के लिए काफ़ी क्या है? लाभदायक है। ओजोन है, इसीलिए हम लोग त्वचा कैंसर से बच जाते हैं, जो पराबैंगनी किरण है उससे बच जाते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है कि आप कचरा निपटान की समस्या को कम करने में क्या योगदान कर सकते हैं। जो कचरा है उसको कैसे ख़त्म किया जाए, कैसे उससे निपटारा किया जाए, कैसे उसे छुटकारा पाया जाए, कैसे उसको सराया गलाया या फिर कैसे उसको समाप्त किया जाए, इसमें आप क्या योगदान दे सकते हैं कि नहीं, 2 तरीका आपको क्या करना है, बताना है। तो देखिए हम 3-4 लिख दिए, आपको जितने की ज़रूरत हो आप लिख लीजिएगा। देखिए कचरा व्यक्ति और समाज दोनों के लिए बहुत हानिकारक है। बिल्कुल सही, क्योंकि इससे केवल गंदगी ही नहीं फैलती बल्कि इसके कारण अनेक प्रकार की जो है आप जानते हैं बीमारियां भी फैलती हैं। और इसे निपटाने के लिए यानी कि इसको समाप्त करने के लिए आप निम्नलिखित तरीकों को जो है अपनाया जा सकता है। पहला तरीका तो आप अपना सकते हैं कि अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ का कम से कम उपयोग करिए आप, यानी कि जो पदार्थ जो है नहीं सड़ने गलने वाला, जैसे कि प्लास्टिक है, पॉलीथीन है, इसके बाद धातु के टुकड़े हैं, उसका कम से कम उपयोग करिए। दूसरा है कि अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ जैसे कि प्लास्टिक है उसका पुनः चक्रण करिए, रिसाइकिल जिसको कहते हैं।
तीसरा, आप अपघटनशील पदार्थों से जो है कंपोस्ट बना सकते हैं। जो पदार्थ सड़ गल सकते हैं, पत्ते हैं, सब्जियों के छिलके हैं, हल्का रोटी चावल दाल जो फेंक देते हैं, उस सब से आप क्या करिए तो कंपोस्ट बना सकते हैं, जो खेतों में डाल दिएगा तो आपका खेती अच्छा होगा। चौथा हमने बता दिया कि अजैव निम्नीकरणीय और जैव निम्नीकरणीय पदार्थ को अलग अलग बिन में यानी कि कूड़ेदान में आपको डालना चाहिए, ताकि उसके निपटान में हमें क्या हो, हेल्प मिल सके, सहायता मिल सके। तो ये काम आप कर सकते हैं आप कचरा को निपटाने के लिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से समूह में केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ हैं। तो खोजते हैं कि किस किस में जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। पहला, घास देखिए सड़गल सकता है, पुष्प भी सड़गल सकता है, चमड़ा भी सड़गल सकता है, तो ये जैव निम्नीकरणीय पदार्थ हुए सारे के सारे इसमें। बी में देखा जाए तो घास, लकड़ी और प्लास्टिक, मतलब यह जो है जैव निम्नीकरणीय पदार्थ वाला समूह नहीं है। इसमें सभी के सभी जैव निम्नीकरणीय वाला ही नहीं है, प्लास्टिक अजैव निम्नीकरणीय है। सी में देखा जाए तो फलों के छिलके भी सड़ सकते हैं, केक, नींबू का रस, ये सब जैव निम्नीकरणीय है, तो ये जैव निम्नीकरणीय वाला समूह होगा। केक, लकड़ी और घास ये सब सड़ सकते हैं, तो ये भी जैव निम्नीकरणीय वाला होगा। तो बी को छोड़कर ए, बी, सी तीनों आपका सही आंसर हो जाएगा। तीनों में सभी के सभी जो पदार्थ है वो जैव निम्नीकरणीय ही है। नेक्स्ट बात करेंगे 9 नंबर क्वेश्चन की, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। तो घास को खाएगा गेहूं और गेहूं को खाएगा आम, ये बिल्कुल नहीं हो सकता है। ठीक है, 1 मिनट वेट करिएगा। तो यहाँ पर आप लोगों ने क्या करा, देखा कि हम जो है ये जो चीज़ है आपका घास, गेहूं तथा जो आम वाला है वो तो आपका है नहीं, मतलब वो क्या कहते हैं आहार श्रृंखला या फिर आहार जो है आहार श्रृंखला का निर्माण नहीं करता है, क्योंकि घास को गेहूं और गेहूं को आम खाएगा नहीं। घास को बकरी खाएगा और बकरी को मानव खा जाएगा, तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि यही क्या कर रहा है, आहार श्रृंखला का निर्माण कर रहा है, तो डेट मीन्स बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है 10 नंबर क्वेश्चन की, निम्न में से कौन पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं। यानी कि ऐसा कौन सा व्यवहार है जो पर्यावरण के लिए सही है, उसके बचाव के लिए सही है। पहला ऑप्शन आपको दिया गया कि बाजार जाते समय कपड़े का थैला ले जाना चाहिए, बिल्कुल सही भाई। आप बाजार जाते समय कपड़ा का थैला ले जाइएगा तो प्लास्टिक यानी कि पॉलीथीन का कम से कम यूज होगा, तो ये पर्यावरण के लिए अच्छी बात है। दूसरा कि कार्य समाप्त हो जाने पर लाइट तथा पंखे का जो है स्विच बंद कर देना, लाइट और पंखे का स्विच बंद कर दीजिए, ये भी अच्छी बात है कि जब यूज ना हो तब आप बिजली को बचा रहे हैं, ऊर्जा खपत नहीं हो रही है। माँ द्वारा स्कूटर से विद्यालय छोड़ने के बजाय आप जो है आपको क्या करना चाहिए, विद्यालय तक पैदल जाना चाहिए, बिल्कुल सही, इससे भी अच्छी बात होगा। इससे क्या होगा कि मतलब पेट्रोल जो संसाधन है नहीं जलेगी, प्रदूषण नहीं फैलेगा, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण से हम बच जाएंगे। तो तीनों के तीनों तो पर्यावरण मित्र व्यवहार ही है, तो डी ऑप्शन आपका क्या होगा, उपरोक्त सभी, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि क्या होगा यदि हम एक पोषी स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर दे, यानी कि मार डाले। भाई साहब देखिए, आप जानते हैं कि घास को खाती है प्यारे बच्चों बकरी, ठीक, हाँ मान लो कोई दिक्कत नहीं है, बकरी खाती है, और बकरी को एक मिनट रुको, हल्का और बैक लेते हैं, एक मिनट। घास को मान लीजिए टिड्डा खाता है, और टिड्डा को आप मान लीजिए कि मेढक खाता है, और मेढक को सांप खाता है, और सांप को खा जाएगा भाई साहब गिद्ध जो आपके पक्षी है वो। अब इसमें से किसी एक पोषी स्तर के सभी जीवों को अगर आप मार देते हैं तो क्या होगा। जैसे कि मान लीजिए कि आपने क्या किया कि सभी मेढक को मार दिया, सभी मेढक को प्यारे बच्चों अगर मार दीजिएगा तो टिड्डा भी प्रभावित होगा और सांप भी प्रभावित होगा। कैसे, टिड्डों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और सांप भूखे क्या होगा, मरना शुरू हो जाएगा भाई।
क्योंकि मेढक बचा नहीं। तो ये देखने को मिल सकता है। या फिर टिड्डा का संख्या तो बहुत बढ़ेगा ही बढ़ेगा और सांप को क्षेत्र छोड़ करके दूसरे क्षेत्र में जाना पड़ जाएगा, तो ये समस्या हो सकती है अगर आप एक पोषी स्तर के सभी जीवों को मार देते हैं। तो यहाँ पर डिटेल में समझिए, यदि हम एक पोषी स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर दें यानी कि मार डालें, तो पारिस्थितिक संतुलन जो है असंतुलित हो जाएगा। यदि आहार श्रृंखला में सभी शेरों को, क्या करो भाई साहब, शेरों को मार दिया जाए, अगर आप सभी शेर को मार देते हैं तो घास चरने वाले हिरणों की वृद्धि अनियंत्रित हो जाएगी। यानी कि शेर किसको खा रहा था? हिरण को। तो हिरण बहुत ज़्यादा संख्या में बढ़ जाएगी, जिनकी संख्या बहुत अधिक बढ़ जाएगी। हिरण जो है ना, हिरण की वृद्धि अनियंत्रित हो जाएगी और हिरण बहुत ज़्यादा हो जाएगा और उनकी बढ़ी हुई संख्या घास को खत्म कर देगी। भाई हिरण को खाने वाला शेर तो बचा नहीं, शेर को तो आपने पहले मार दिया, तो हिरण का संख्या बहुत बढ़ जाएगा और हिरण का संख्या बढ़ेगा तो सभी घास को खा जाएगा और पृथ्वी को टकला बना देगा। क्या बना देगा भाई साहब? टकला। और वह क्षेत्र रेगिस्तान बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वह क्षेत्र रेगिस्तान बन जाएगा। यह बात आप समझ सकते हैं। तो ये समस्या उत्पन्न हो जाएगी। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन है कि क्या किसी पोषी स्तर के सभी सदस्यों को हटाने का प्रभाव भिन्न भिन्न पोषी स्तरों के लिए अलग अलग होगा? क्या किसी पोषी स्तर के जीवों को पारितंत्र को प्रभावित किए बिना हटाना संभव है? एकदम संभव नहीं है। इसने बोला कि अगर किसी पोषी स्तर के जीवों को हटाते हैं तो क्या इससे सभी जीवों पर एक ही जैसा प्रभाव पड़ता है या अलग अलग प्रभाव पड़ता है? तो अलग अलग प्रभाव पड़ता है। जैसे अभी हम आपको बताएं कि घास को खाएगा टिड्डा और टिड्डा को खाएगा मेढक, मेढक को खाएगा सांप और सांप को खाएगा गिद्ध। तो प्यारे बच्चों, आपको यहाँ पर पहला चीज़ पूछा गया कि क्या किसी पोषी स्तर के सभी सदस्यों को हटाने का प्रभाव जो है भिन्न भिन्न पोषी स्तरों के लिए अलग अलग होगा? तो एकदम अलग अलग होगा। जैसे कि मान लीजिए कि आपने क्या किया, सारे के सारे जो सांप है उसको ख़त्म कर दिया, तो इसके हटाने से, यानी कि सांप अगर आप इस पोषी स्तर में से हटा देते हैं तो सांप के हटाने से मेढक पर अलग प्रभाव पड़ेगा और गिद्ध पर अलग प्रभाव पड़ेगा। मेढक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मेढक पर प्रभाव यह पड़ेगा कि मेढक को खाने वाला अगर कोई नहीं बचा तो मेढक का संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ने लगेगा। और गिद्ध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? गिद्ध पर प्रभाव यह पड़ेगा, या तो गिद्ध भूखे मरने लगेगा या गिद्ध को यह स्थान छोड़ करके किसी दूसरे क्षेत्र में जाना पड़ेगा। अगर जिस क्षेत्र में आप हिरण को मार दिए हैं, सॉरी सांप सभी को मार दिए हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इस पर अलग प्रभाव पड़ रहा है और इस पर अलग प्रभाव पड़ रहा है। तो ये तो वही पूछ रहा है कि भिन्न भिन्न पोषी स्तरों के लिए अलग अलग होगा? तो एकदम होगा। और दूसरा बोल रहा है कि क्या किसी पोषी स्तर के जीवों को पारितंत्र को प्रभावित किए बिना, पारितंत्र को प्रभावित किए बिना जो है हटाना संभव है? एकदम संभव नहीं है। इसके सीधे कहने का मतलब है कि अगर किसी पोषी स्तर के एक जीव को हटाते हैं तो जो आपका पारितंत्र के जो पारितंत्र है वो प्रभावित तो होगा या नहीं? बिना प्रभावित किए हटा सकते हैं क्या? नहीं हटा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने मेढक को हटा दिया, तो मेढक को हटा देंगे तो पारितंत्र जो है वो प्रभावित होगा, पारितंत्र प्रभावित होगा। क्या होगा? पारितंत्र में मेढक का, टिड्डा का संख्या बहुत बढ़ जाएगा और सांप भूखे मरने लगेंगे। तो टिड्डा का संख्या जैसे ही बढ़ेगा ना प्यारे बच्चों, तो ये सारा का सारा टिड्डा घास को क्या कर जाएगा? चट कर जाएगा और पूरे घास को खत्म कर देगा। तो पारितंत्र प्रभावित हुआ कि नहीं? तो ये इसने बोला कि प्रभावित किए बिना हटाना संभव है? बोलेंगे एकदम संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। अब इसी बातों को आप डिटेल में लिख दीजिएगा। क्या लिखिएगा? कि हाँ, ये जो है भिन्न भिन्न पोषी स्तरों के लिए अलग अलग होगा। ये जो प्रभाव होगा अगर आप किसी एक पोषी स्तर को हटाते हैं तो सभी पोषी स्तर के लिए ये प्रभाव अलग अलग होगा। एक पोषी स्तर के सभी जीवों को हटाने का प्रभाव अलग अलग पोषी स्तरों के लिए अलग अलग होगा। जैसे कि हमने आपको पहले ही समझा दिया, यदि सभी उत्पादकों को समाप्त कर दिया जाए, अब ये सभी उत्पादक को ही समाप्त कर रहे हैं, यानी कि घास को समाप्त कर रहे हैं। अगर सब घास हटा दिया जाए तो यह जो है पारितंत्र में
प्राथमिक उपभोक्ता की मौत या परवास का कारण बन जाएगा। अगर आप घासें खत्म कर दिए भाई साहब, तो घास को जो खा रहा था प्राथमिक उपभोक्ता, टिड्डा हो या बकरी हो, तो भाई साहब उसको दो काम करना पड़ सकता है, या तो वो मर जाएगा, ठीक, या उसको प्रवास करना पड़ेगा, यानी कि उस क्षेत्र को छोड़ करके दूसरे क्षेत्र में जाना पड़ जाएगा। और उत्पादकों की अनुपस्थिति में उपभोक्ता के बाद के स्तर भी पर भी जो है असर पड़ेगा। अब अगर आप घास फेंक ये कर दिए, सब हटा दिए, तो जो आपके प्राथमिक उपभोक्ता, जैसे मान लीजिए टिड्डा है, तो टिड्डा तो इस क्षेत्र को छोड़ के दूसरे क्षेत्र में चला जाएगा या मर जाएगा। और टिड्डा चला जाए या मर जाए तो फिर प्यारे बच्चों मेढक पर भी प्रभाव पड़ेगा, और मेढक भी अब उसको भोजन नहीं मिल पाएगा, चीज़ें उसको दिक्कत होगी। लेकिन यदि प्राथमिक उपभोक्ताओं को, ठीक है, समाप्त कर दिया जाए तो उच्च पोषी स्तर के जीव मर जाएंगे। प्राथमिक उपभोक्ता अगर टिड्डा को मार दिया तो मेढक मर जाएगा भाई, ठीक है। जबकि उत्पादक पर्यावरण की वाहक क्षमता से अधिक वृद्धि कर जाएगी। अगर आपने टिड्डा को मार दिया तो मेढक तो मर जाएगा, लेकिन उत्पादक यानी कि घास का बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाएगा, बहुत ज़्यादा घास देखने को मिल जाएगा। समझ में आ रहा बात है कि नहीं आ रहा? तो ये अलग अलग प्रभाव जो है पड़ेगा। अब दूसरा बोला था कि भाई बिना प्रभावित किए हटा सकते हैं, तो बोलेंगे नहीं, किसी पोषी स्तर के जीवों को पाड़ी तंत्र को प्रभावित किए बिना हटाना जो है ना संभव नहीं है। बिना प्रभावित किए आप पोषी स्तर के जीवों को हटा नहीं सकते हैं, क्योंकि जीवों की सभी श्रेणियां जो है वो खाद्य श्रृंखला के माध्यम से जुड़ी हुई हैं, और एक स्तर के जीवों का जो है अस्तित्व अन्य पोषी स्तर के जीवों के अस्तित्व पर निर्भर करता है। एक स्तर के जीवों का अस्तित्व जो है दूसरे स्तर के जीवों के पोषी स्तर के जो है चीज़ों पर निर्भर करता है। इसीलिए आप बिना प्रभावित किए तो हटा ही नहीं सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैविक आवर्धन क्या है, तो हमने आपको डिटेल में पूरे एकदम अच्छा तरीका से पढ़ाया था कि जैविक आवर्धन क्या है। दूसरा पूछ रहा है कि क्या पारित तंत्र में विभिन्न स्तरों पर जैविक आवर्धन का प्रभाव भी भिन्न भिन्न होता है? बिल्कुल, अलग अलग स्तर पर अलग अलग प्रभाव होता है। जैविक आवर्धन है क्या? आप डीडीटी छींटते हैं खेतों में कीटनाशक के रूप में, आप रासायनिक खाद छींटते हैं, आप कीटनाशक अलग अलग प्रकार की दवाएं जो है छींटते हैं, तो ये सब जो है ना वो अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ हैं, और ये किसी न किसी प्रकार से ये जो फल की खेती है, सब्जी की खेती है, अनाज की खेती है, वो फल अनाज या सब्जी में चला जाता है, और उस फल अनाज सब्जी को हम खाते हैं, ठीक है। तो वो ये सारा का सारा रसायन हमारे में भी आ जाता है। तो यही जो प्रोसेस है वो जैविक आवर्धन कहलाता है। एक पदार्थ का दूसरे जीव से तीसरे जीव, तीसरे जीव से चौथे जीव में जाना जैविक आवर्धन कहलाता है। अब समझिए डिटेल में, बहुत से रासायनिक, ठीक है, पदार्थों जैसे कि कीटनाशक, उर्वरक आदि का उपयोग फसलों की उत्पादकता बढ़ाने एवं उन्हें रोगों से बचाने के लिए किया जाता है, एकदम करते हैं। आहार श्रृंखला द्वारा ये रसायन विभिन्न पोषी स्तर से जो है अंततः मानव शरीर में प्रविष्ट हो जाता है। ये जो रसायन हम डालते हैं वो अलग अलग पोषी स्तर से होते हुए हमारे मनुष्य में भी जो है ये प्रवेश कर जाता है, और इस क्रिया को जैव आवर्धन या जैविक आवर्धन कहा जाता है, ठीक है। और जैव आवर्धन का प्रभाव प्रत्येक स्तर पर अलग अलग होता है, ठीक है। और ये रसायन अजैव निम्नीकरणीय होते हैं, मतलब हमने तो पहले बोल दिया कि ये सब अजैव निम्नीकरणीय होते हैं और ये शर्तें गलते नहीं है। इसीलिए निचले स्तरों पर कम तथा ऊपरी स्तर पर अधिक होता है। निचले स्तर पर कम होता है और ऊपरी स्तर पर क्या होता है? अधिक होता है। यह चीज़ आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन के लिए, हमारे द्वारा उत्पादित अजैव निम्नीकरणीय कचरे से कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं? हम जो अजैव निम्नीकरणीय कचरा उत्पादित करते हैं उससे कौन कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? भाई साहब, हम लोग जो प्लास्टिक, पॉलीथीन और जो लोहा का टुकड़ा वगैरह फेंक देते हैं उससे क्या होता है? देखिए, अजैव निम्नीकरणीय कचरे को सरल पदार्थों में विभाजित यानी कि उसको अपघटित जो है नहीं किया जा सकता है, और घातक रसायन, कीटनाशकों जैसे कि अजैव निम्नीकरणीय कचरे में से कुछ
खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करते हैं और ऊपरी स्तर में बढ़ते हैं। ये सब जो आप जैव निम्नीकरणीय पदार्थ जो है ना वो आगे की ओर बढ़ते जाते हैं ऊपरी स्तर में, और ये मिट्टी के प्राकृतिक लवणीय संतुलन को बदलकर मिट्टी की उर्वरता को भी कम कर देते हैं। और ये पदार्थ सामान्यतः अक्रिय हैं तथा लंबे समय तक पर्यावरण में बने रहते हैं और पर्यावरण के जीवों की हानि पहुंचाते हैं। कौन चीज़? जो अजैव निम्नीकरणीय कचरा है वो। अब बढ़ेंगे प्यारे बच्चों आगे। 15 नंबर क्वेश्चन है कि यदि हमारे द्वारा उत्पादित सारा कचरा अजैव निम्नीकरणीय हो तो क्या हमारे पर्यावरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? भाई साहब प्रभाव तो पड़ेगा ही पड़ेगा। जैव निम्नीकरणीय अगर कचरा हो जाए सबके सब, तो आप तो सोच रहे होंगे कि सर ये तो गल पच के मिट्टी बन जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। भाई होगी दिक्कत। कहाँ दिक्कत होगी समझिए। अब पूरे के पूरे जो कचरे अजैव निम्नीकरणीय हो जाएंगे तो पूरा विषैला गैस, दुर्गंध, बीमारी के कीटाणु ये सब उसमें फैलेंगे ज़्यादा, तो फिर बहुत बड़ा समस्या खड़ा हो जाएगा। देखिए क्या क्या होगा। यदि हमारे द्वारा उत्पादित सारा कचरा अजैव निम्नीकरणीय हो तो हमारे पर्यावरण पर गलत प्रभाव पड़ेगा। क्या गलत प्रभाव पड़ेगा? जैसे कि जैव निम्नीकरणीय पदार्थ जो है जीवाणुओं, कवकों तथा अन्य सूक्ष्म जीवों द्वारा जो है निम्नीकृत किए जाते हैं। यह सभी जीव इस प्रकार के कचरे को अपने भोजन के रूप में जो है प्रयोग करके क्या करेंगे? अपनी संख्या में वृद्धि करेंगे। अगर सारा का सारा सड़ने गलने वाला अगर कचरा होगा तो वो सड़ने गलने वाला कचरा अगर होगा तो उसमें बहुत सारे सूक्ष्म जीव पलेंगे और हानिकारक सूक्ष्म जीवों की बहुतायत जो है जानवरों, पौधों और मनुष्यों में बीमारी का कारण जो है बन सकती है। ज़्यादा सूक्ष्म जीव होगा, कीड़े मकोड़े ज़्यादा होंगे तो वो बीमारी का कारण बन सकता है। जैव निम्नीकरणीय कचरे के धीमे अपघटन के परिणाम स्वरूप जो है वो धीरे धीरे जो अपघटित होता है, सड़ता गलता है, गंध और हानिकारक गैस जो उत्पन्न होती है। जब सड़ती गलती है तो गंध निकलता, हानिकारक गैस निकलता है जो वायुमंडल में मिलकर उन्हें प्रदूषित करती हैं। अतः यह कचरा भी यानी कि जैव निम्नीकरणीय कचरा भी पर्यावरण को जो है प्रदूषित करने का कारण होती हैं। तो ये बातें आप जो है याद रखें। और देखिए क्वेश्चन का उत्तर लिखने का जो तरीका है वो समझिए। ये देखिए कि ढांचा क्या है। पहले यहाँ पर हमने छोड़ दिया, फिर टॉपिक चेंज हुआ तो हमने यहाँ से लिखना शुरू किया, यहाँ पर छोड़ा, फिर पैराग्राफ चेंज किया टॉपिक चेंज होने के कारण। ऐसे लिखिएगा तो फुल मार्क आपको भी एग्जाम में क्या होगा? मिलेगा। टॉपिक चेंज तो पैराग्राफ चेंज होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओजोन परत की क्षति हमारे लिए चिंता का विषय क्यों है? भाई साहब ओजोन लेयर में अगर छेद हो जाएगा तो वहाँ से पराबैंगनी किरण जो है सीधे पृथ्वी पर आ जाएगी। ठीक है, पृथ्वी पर आएगी पराबैंगनी किरण इस ओजोन लेयर को छेद करके, तो हमें मनुष्य में जो है वो देखने को मिलेगा। क्या कहते हैं? त्वचा कैंसर। तो ये भाई साहब चिंता का विषय तो इसलिए है। और इस क्षति को सीमित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ये आपको बताना है। चलिए सब बताते हैं हम आपको। देखिए वायुमंडल के ऊपरी सतह में ओजोन एक जो है आवश्यक कार्य संपादित करता है, दूसरे का काम करता है। ओजोन प्रकार्य मतलब दूसरे का काम। यह सूर्य से आने वाले जो है पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है। यह पराबैंगनी विकिरण जीवों के लिए अत्यंत हानिकारक है क्योंकि भाई साहब यह मानव में त्वचा का कैंसर उत्पन्न करती है। इसीलिए ओजोन परत की क्षति हमारे लिए चिंता का विषय है। और इस क्षति को सीमित करने के लिए 1987 में याद रखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि UNEP ने जो है सर्वानुमानित बनी की जो है CFC के उत्पादन को 1 मिनट UNEP के में सर्वानुमानित नहीं सर्वानुमति बनी, यानी कि सबका अनुमति यह बना, यानी कि सब एक मत हुए कि CFC के उत्पादन को 1986 के स्तर तक ही सीमित रखा जाए। यानी कि 1986 में जितने CFC का उत्पादन होता था उसको उतना तक ही रखा जाए ताकि इससे ज़्यादा आगे हमें प्रभाव देखने को न मिले।
इस तरह से हमारे सारे के सारे क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्लीट। अब जो है आप लोग इसका PDF डाउनलोड करके उसको अच्छा से तैयारी वगैरह कीजिए। आशा करते हैं कि चीज़ें आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में।